बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान खान। आज के लेक्चर में हमने आइन के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज आइन। आइन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कहता है कि कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज रखता है, हम उसको क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। अब जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैट आइन। और जो नेगेटिव चार्ज है हम उसको क्या कहते हैं, एन आइन। अब पॉजिटिव चार्ज को हम कैट आइन क्यों कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम एन आइन क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब हम इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उनके दरमियान में जो है वो ऐसे एक ट्यूब लगी होती है। उसके एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कैथोड होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब इस ट्यूब के अंदर जो है वो आयन जनरेट होते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कैथोड की तरफ मूव करता है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एनोड की तरफ मूव करता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ मूव करता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कैट आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एनोड की तरफ मूव करता है, यानी एन आयन। इसलिए हम जो है नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एन आयन कहते हैं। ठीक है, यानी यहां से ये जो है वो कंसेप्ट लिया गया है कि हम पॉजिटिव चार्ज को कैट आयन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को एन आयन कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैट आयन की और फॉर्मेशन ऑफ एन आयन की। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैट आयन की। ठीक है, कैट आयन कैसे बनता है। डेफिनेशन में कहता है कि जो न्यूट्रल एटम है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तब जो है वो पॉजिटिव आयन बनते हैं। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन के जरिए समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है ए। ठीक है, जब हम इसमें से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, ए पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि एक न्यूट्रल एटम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो देन हमारे पास क्या बनता है, कैट आयन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, कैट आयन बन गया। ठीक है, सपोज कि हमारे पास जो है वो सोडियम एटम है Na। ठीक है, जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है और इसका जो मास नंबर है वो कितना होता है, 23 होता है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, सोडियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो है वो क्या होता है कि ये जो एटम है, ये जो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो एटम है, हमने इसको रिमूव करवाना है। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर बात की, जब एक न्यूट्रल एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करवाते हैं या लूज करवाते हैं, देन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है। सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, हमने इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। ठीक है, लेकिन
इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी हमें क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि इस एटम और इस न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रल इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन की वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी इस न्यूट्रल एटम को हमें पहले आयोनाइज करना पड़ता है। इस न्यूट्रल एटम को जो है वो आयोनाइज करने के लिए जिस एनर्जी की हमें जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हमें एक न्यूट्रल एटम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो हमें इस एटम को आयोनाइज करने के लिए, यानी कि एटम को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। इसमें उसने बात की है कि जो न्यूट्रल एटम है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, जब वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो देन हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, यानी कि एन आयन बनेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास ये सपोज भी एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, जब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, एन आयन बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एन आयन कहेंगे। जब हम एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं देन हमारे पास क्या बनता है, एन आयन बनता है। ठीक है, सपोज हमारे पास जो है वो क्या है, क्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन है। आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है और जो एटॉमिक मास है वो 35 होता है। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर में वो कह रहा है कि जब हम ये सपोज हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम है क्लोरीन का। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर ऐड करवाना है। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये जो न्यूक्लियस है आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो लो होती है। एनर्जी क्या होती है, लो होती है। जैसे जैसे वो इस न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उनकी एनर्जी हाई होती जाती है, यानी कि उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल फ्री है, इसका मतलब कि जो इसकी एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर ऐड करवाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को की जो एनर्जी है इसको अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के बराबर करनी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को, यानी इस शेल के अंदर एंटर होने के लिए, दाखिल होने के लिए क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है,
यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने इस शेल के अंदर ऐड होना है, इसको इसके अंदर ऐड होने के लिए अपनी एनर्जी को इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर करना होगा। इस वजह से ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी इनके बराबर करता है ताकि वो शेल में क्या हो सके, ऐड हो सके। वो एनर्जी को अपनी रिलीज करके इसके अंदर ऐड हो जाता है और वो जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पर जो है वो एक कंसेप्ट है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है इसके अंदर सिर्फ एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ये जो फॉर्मेशन ऑफ एनायन है यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, हम जो है वो बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो कब होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो कब होता है, आप इसको नोट करें। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनी एंड डाई नेगेटिव आयंस का, कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ एनायन है इसके अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करना है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करवाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, यानी हमारे पास जो है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हमने कहा था कि हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, हमने बात कर ली कि हमने इसके अंदर ऐड करवाया, एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस ये कब होता है। ठीक है, अब हमने जो है वो हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को अब इसमें ऐड करवाना। ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमने अभी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है ये पहले जो है इसके अंदर 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब इसके अंदर जो है वो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है। अब ये जो एक अजाफी इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर ऐड नहीं होने देगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं यूनी नेगेटिव
आयन फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन। ठीक है, बस यहां पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन जो है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यूनिनेगेटिव आयन के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो डाइनेगेटिव आयन है उसके अंदर जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आप इसको जो है वो नोट करें। अब हमने बात करनी है कि ये जो सोडियम में से हम अक्सर लिखा होता है कि Na+1, ठीक है, Cl-1, ये किस तरह से आता है? ठीक है, +2 +3, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है एटम्स के ऊपर, ये कैसे आता है? ठीक है, जब हमने जो है वो सपोज ये हमारे पास सोडियम का एक न्यूट्रल एटम है, हमने इसके अंदर से जो है वो क्या किया है? इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया है? रिमूव करवा दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं? 11 है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इसके अंदर कितने रह गए हैं? 10। ठीक है, और जो N है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कितने? एक प्रोटॉन रह गए। ठीक है, इसी वजह से जो है वो सोडियम के ऊपर क्या लिखा होता है? Na+1, यानी कि ये क्या है हमारे पास? कैट आयन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं? Na+1, ठीक है, उसके बाद अगर वन जो है वो लिख लो तो भी ठीक है, अगर ना लिखो तो भी ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, और पोटाशियम प्लस, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम है +2, उसके बाद मैग्नीशियम है +2, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह जो है वो क्लोरीन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करवाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवा दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है उसकी तादाद कितनी है? 70, लेकिन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद कितनी है? 18 है, यानी कि इसका मतलब हमारे पास कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। इस वजह से जो है वो क्लोरीन जो है वो उसके ऊपर माइनस, इसका चार्ज जो है कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? एन आयन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? Cl-, Br-, F-, ठीक है, ऐसे। इसको जो है वो आप नोट करें। अब हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एमसीक्यूज में आ सकता है आपको, ठीक है, कि जो ग्रुप्स ऑफ एटम की जो फॉर्म है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, इसमें वो बात करता है कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम जो n आयन है वो इज मोर देन कैट आयन से, यानी कि अगर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो n आयन जो है उनके नंबर्स, उनकी तादाद जो है वो क्या है? ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें कैट आयन के साथ। इसकी सपोज के जो n आयन है उसके अंदर SO4 -2, ठीक है, PO4 -3, ठीक है, MnO4 -1,
Cr2O7 -2। और ये जो कैटाइन है इसकी एग्जांपल में NH4 प्लस, ठीक है। और सम कार्बोकेशन होती है, सम कार्बोकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें तो जो एनाइन की जो तादाद है वो कैटाइन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यानी इनकी तादाद जो है वो इनकी तादाद से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन की, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।